आता था, मारता था, हमारे सामने मारता था, फिर चला जाता था, थोड़ी देर जाके ड्रिंक करता था, फिर आता था, फिर मारता था। और मम्मा का ना नेक दबाया तो एड़ो को मारे छड़ियो जो जुल्म कंदो। और तब भी मम्मा गई दुनिया छोड़ के। रोती थी हमारे सामने, हम कहते थे बुआ तुम वापस नहीं जाओ, वो बंदा ऐसा साइको है कि वो तुम्हें मारने में देर भी नहीं करेगा। एक स्टेटमेंट एसएचओ की ये भी थी कि आप भले मुझे सस्पेंड करा दें लेकिन मैं एफआईआर नहीं करता। हमें चाहिए इंसाफ मम्मा के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिंध की आवाज़ के साथ मैं हूं ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, आज हम हैदराबाद में मौजूद हैं और इंतहाई एक दुख की उस घड़ी के साथ हम मौजूद हैं। कुछ रोज़ कबल कुरतुलैन नामी एक ख़ातून को उनके ही शोहर ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया था। तो आज का शो हमारा उसी मकतूल ख़ातून की फ़ैमिली के साथ है, उनके बच्चों के साथ, उनके भाइयों के साथ, उनकी वालदा के साथ। और आज ईद का दूसरा दिन है और आज ईद के दूसरे दिन हम इस फ़ैमिली के साथ हैं और उनके दुख में भी हम बराबर के शरीक हैं, उनके दुख बांटने के लिए भी आए हैं, लेकिन साथ साथ हम इस मामला का पस मंज़र भी जानना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर क्योंकि हमारे मुल्क में इंसाफ बहुत कम मिलता है और इंसाफ की ताख़ीर भी इतनी हो जाती है कि वो इंसाफ जो जिनको चाहिए होता है वो मायूस हो जाते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सबब बना कि एक शख्स ने अपनी ही बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। और ईद से कुछ रोज़ कबल ही ये वाक़या हुआ है और आज मतलब ये एक बड़ी हैरत की बात है, बड़े दुख की और अफसोस की बात है कि वो 4 बच्चे यतीम तो हो गए हैं, लेकिन उनको यतीम करने वाला उनका अपना ही बाप है। उनको अपने माँ की शफ़क़त से महरूम करने वाला कोई और नहीं है, वो मुजरिम उनका अपना बाप है। और आखिर वो क्या वजह बनी कि उसने अपनी शरीक हयात को उसने कत्ल किया और इसे क्या मामलात हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो बड़ा इसमें रोल आता है वो पुलिस का आता है कि पुलिस इस मामले को किस अंदाज़ में देख रही है, पुलिस इस वाक़े पर क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है। और वर्सा जो हैं वो मकतूल ख़ातून के, वो इसमें पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उससे किस कदर मुतमईन है और उनको पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन पर कितना एतमाद है। तो इस पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जी, प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ सनाउल्लाह बुलैदी साहब मौजूद हैं जो मकतूल ख़ातून कुरतुलैन के भाई हैं। उनसे इस वाक़े के जो तफसीलात हैं या उसका जो पस मंज़र है वो हम इनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि क्या मामला क्या हुआ और ये कोई मतलब पहली बार तशद्दुद हुआ था उन पर या माजी में भी होता रहा है? तो थोड़ा इस पूरे वाक़े का हमें बैकग्राउंड बताइए। जी, सबसे पहले आपके हम शुक्रगुज़ार हैं कि आप आए हैं और आपके साथ जो भी सिविल सोसाइटी और मीडिया के लोग हैं उन सब के हम शुक्रगुज़ार हैं। ऑन बिहाफ ऑफ माय फैमिली में उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो कंटिन्यूसली हमसे राब्ते में भी हैं, हमें इंसाफ दिलवाने में उनका जो रोल है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और अगर ये सब ना होता तो हो सकता है अब तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी चीज़ें मैनिपुलेट कर ली होती और एफआईआर भी हमारी नहीं होती। उसके अलावा जो टॉप ट्रेंड हमने ईद से पहले चलाया था ट्विटर पे, उसमें भी मोर देन 25,000 लोगों ने ट्वीट किए थे, तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। सर, इसका बैकग्राउंड ये है कि 2011 में सितंबर में किसी फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू हमें रिश्ता आया था और जिस तरह अरेंज मैरिजेस फ़िक्स होती हैं यहाँ पे, उस तरह हमने लड़का उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा था, हमारी बहन जो है वो उस वक्त ऑलमोस्ट 23-24 ईयर्स एज थी उसकी। तो वो एमबीए की हुई थी उसने सिंध यूनिवर्सिटी से और उसके बाद वो इंटर्नशिप करके घर पे ही थी। तो वहाँ पे हमने रिश्ता किया। फैमिली जो है वो उसके लड़के का नाम है उमर खालिद, उसके जो फादर हैं वो सेक्रेटरी इरिगेशन थे उस वक्त, खालिद हैदर मेमन, और उसकी मदर जो हैं वो फौजिया मेमन हैं, हालांकि मेमन फैमिली से, लेकिन फादर और मदर का आपस में सेपरेशन हुआ। शादी के कुछ साल तक तो सिलसिले सही चलते रहे। कुछ साल बाद फिर हल्का फुल्का जो मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं वो होते रहे। फिर उनमें वजूहात अलग अलग थी, कोई ऐसी इंटेंस वजह हमें महसूस नहीं हुई। जैसे नॉर्मली हर घर में होता है, एक दिन झगड़ा हुआ, 4 दिन बाद फिर सुलह हो गई, उस तरह हमने भी उसे नॉर्मली लिया। जब मेरी सिस्टर को 3rd प्रेगनेंसी थी, तो यहाँ मैं क्लियर करूँ कि उसको 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं।
जो बड़ी बेटी है वो 8 इयर्स की है और जो सबसे छोटी बेटी है वो 2 साल की है। तो बीच में 2 बच्चे हैं। जो थर्ड वाला है उसका बेबी बॉय था, उसकी जब डिलीवरी हो रही थी तो उस वक्त रात को ये उमर हमारे घर आया था, मुझे और मेरी वालदा को अपने घर ले गया। वहाँ इसने झगड़ा किया। झगड़े के बाद हमने बल्दिया थाने पे, जहाँ पे ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, उसी पुलिस स्टेशन पे इसको हमने अरेस्ट कराया था। पुलिस से हमारी डिमांड ये थी कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन करें, ये नशे में है। लेकिन पुलिस, क्योंकि सामने वाली पार्टी इन्फ्लुएंशियल थी और जिस तरह ये मुल्क एक पुलिस स्टेट है, तो वो हमारे सामने तो उसे मोबाइल में ले गए, लेकिन उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराई गई। दूसरे दिन सुबह सारी रात हम थाने पे थे। सुबह पे जैसे ही सूरज गुरूब हुआ तो उस वक्त वो उसके मदर, फादर और ब्रदर वो सब आ गए और उसके बाद वो लेमिटी हो गया। तो होता यूँ था कि एक झगड़ा हो, झगड़े के बाद अच्छा वो बेबी जो है उसी रात को फिर इनके पड़ोसी थे, वो अभी लंदन शिफ्ट हो गए हैं लेकिन हमसे राब्ते में हैं। जब भी कोर्ट में उनकी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी तो वो आएंगे इंशाल्लाह। उनके पड़ोसियों के घर मेरी बहन गई, वहाँ पे जो उसकी फ्रेंड थी उसने फिर उसे आगा खान में एडमिट करवाया। उसके बाद वो बेबी पैदा हुआ जो प्री मेच्योर बेबी था, अभी तक माशाल्लाह सेहतमंद है, ठीक है। तो ऐसे पुलिस के पास इसको अरेस्ट कराने के 4-5 अलग अलग पुलिस स्टेशंस पे ये रिपोर्ट हुए हमारे वाक़यात। और जो अभी एसएचओ हैं इस बल्दिया पुलिस स्टेशन के, वही एसएचओ कासमाबाद थे, तो कासमाबाद पे ये इशू हुआ था। इसी बल्दिया पुलिस स्टेशन पे 2 बार हमारा उसके साथ इशू हुआ है। हमने उसको काउंसलिंग भी काफ़ी सिस्टर को की, वो खुद भी वो उसके टेक्स्ट मैसेजेस भी अवेलेबल हैं, तो उसने खुद भी कुछ महीने पहले हमारी फैमिली में से किसी को मैसेज किया था कि ये अगर मुझे कभी भी कुछ हो जाए तो समझ लेना कि उमर मेमन ने मुझे मारा है। और इसको उसने ये भी कोट किया कि ये जो है मेरी ज़िंदगी इसने बर्बाद कर दी है, ये वो। हम लोग जो ह्यूमन राइट्स के वॉलंटियर हैं उनसे भी राब्ते हमने किए थे, लेकिन मेन वजूहत जो ये थी, मेन वजह कि सिस्टर को वो धमकाता था कि मैं तुमसे बच्चे छीन लूँगा। बच्चों की परवरिश वजह नहीं थी डाइवोर्स ना लेने की। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग सिविलाइज हैं, हमारी फैमिली में माशाल्लाह हमारी परवरिश अच्छी हुई है। अभी हमारे कुछ सोशल मीडिया के दोस्त ये ट्रेंड चला रहे हैं कि भाइयों ने, अभी भाई जागे हैं, भाई जो है पहले डाइवोर्स क्यों नहीं करा रहे थे, डाइवोर्स सिस्टर इज़ बेटर देन डिसीज सिस्टर। तो मैं उनको वाज़ह करता चलूँ कि वो एक तरफ की कहानी सुन के बात को ना बढ़ाएं, गलत ओपिनियन ना फैलाएं। हम लोगों ने उस वक्त भी काउंसलिंग की थी, हमारी बहन भी उस शख्स के पास रहना नहीं चाहती थी, वो बेजार थी। लेकिन मेन इशू था कि वो फाइनेंशियली पावरफुल इंसान था, उसके खुद के टेक्स्ट मैसेजेस हैं। अभी मोबाइल उसकी पुलिस कस्टडी में है, सिस्टर की फॉरेंसिक के लिए जाएगी। लेकिन जब भी हमें वो मोबाइल मिली तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा कि वो खुद उसे मैसेज कर रहा है कि मैं 10 लाख वाला वकील करूँगा, तुमसे बच्चे छीन जाऊँगा। और एक और इंसिडेंट जिसकी मेडिकल रिपोर्ट भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जो छोटी बच्ची है 2 साल वाली, वो सिस्टर हमारे घर आ गई थी, वो उसे लेने आया था, सिस्टर ने बच्चे नहीं दिए, उसने बच्ची का हाथ तोड़ दिया था, 2 साल वाली बच्ची का। वो आगा यहाँ से अगर उनके उनके घर था सिस्टर का सामान, अगर यहाँ से मुझे नहीं मिलती तो मैं आगा खान से भी अरेंज करके शेयर करूँगा मीडिया के साथ। तो ये वन साइडेड ओपिनियन कोई ना रखे कि हमने अपनी बहन को छोड़ दिया एक जालिम आदमी, जालिम सिफत तो आदमी। मैं कि फिर वजह क्या थी कि वो हर रोज़ इतना तशद्दुद करता था? कोई तो वजह होगी, क्या उसका कोई अपना कोई मेंटल इशू था? कोई उनको मतलब यहाँ कोई तो वजह बनती होगी ना, कि वो हर दूसरे दिन अगर तशद्दुद का निशाना बना रहा है और फिर इस हद तक बना रहा है कि वो अपनी 2 साल की बच्ची का भी हाथ तोड़ देता है, तो उसकी वजूहत क्या थी? दिस इज़ व्हाट वी आर आस्किंग फॉर कि हमें बताएं कि हमारी बहन को क्यों मारा, वजह क्या है। जितनी बार भी आपके पास आती थी, आपने 2-3 बार उसको गिरफ्तार भी करवाया, तो तब भी तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों क्यों मारा? मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें इशू ये था कि ये अल्कोहलिक था और इसके कुछ 4-5 दोस्तों का एक ग्रुप है। अब इनका लाइफ स्टाइल ये था कि उनमें से कुछ डाइवोर्स्ड हैं, कुछ जो है गैर शादीशुदा हैं। ये शादीशुदा था तो ये क्या करता था, अपनी बीवी को मारता था, वो हमारे घर आ जाती थी। सिस्टर का सामान अगर यहाँ से मुझे नहीं मिलती तो मैं आगा खान से भी अरेंज करके शेयर करूँगा मीडिया के साथ।
तो ये वन साइडेड ओपिनियन कोई ना रखे कि हमने अपनी बहन को छोड़ दिया एक जालिम से फता। तो मैं कि फिर वजह क्या थी कि वो हर रोज़ इतना तशद्दुद करता था? कोई तो वजह होगी, क्या उसका कोई अपना कोई मेंटल इशू था? कोई उनको मतलब यहाँ कोई तो वजह बनती होगी ना कि वो हर दूसरे दिन अगर तशद्दुद का निशाना बना रहा है और फिर इस हद तक बना रहा है कि वो अपनी 2 साल की बच्ची का भी हाथ तोड़ देता है, तो उसकी वजूहत क्या थी? दिस इज़ व्हाट वी आर आस्किंग फॉर कि हमें बताएं कि हमारी बहन को क्यों मारा, वजह क्या है। जितनी बार भी आपके पास आती थी, आपने 2-3 बार उसको गिरफ्तार भी करवाया, तो तब भी तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों क्यों मारा? मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें इशू ये था कि ये अल्कोहलिक था और इसके कुछ 4-5 दोस्तों का एक ग्रुप है। अब इनका लाइफ स्टाइल ये था कि उनमें से कुछ डाइवोर्स्ड हैं, कुछ जो है गैर शादीशुदा हैं। ये शादीशुदा था तो ये क्या करता था, अपनी बीवी को मारता था, वो हमारे घर आ जाती थी। पीछे फिर ये कॉल गर्ल्स बुला के और फिर मेरी बहन से इवन वो तस्वीरें भी शेयर करता था कि आज इसको बुलाया, आज इसको बुलाया। वो उनके कुछ दोस्तों ने मेरे ख्याल से फेसबुक पे भी उनकी वीडियोस शेयर भी की हैं। वजह एक नहीं है सर, वजहें काफ़ी हैं। कोई पागलपन की बात नहीं है। उसकी फैमिली, उसके जो रिलेटिव्स हैं वो ये बात फैलाएंगे कि उसे शायद कोई रिलीफ मिले कोर्ट से कि ये पागल है, मेंटली इल है, लेकिन वो उनकी गलतफहमी है कि उनकी ये बात फैलाने से उन्हें रिलीफ मिलेगा। पागल इस हद तक था ज़रूर कि वो अपनी मर्दाना ताकत जो है किसी मर्द के सामने इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, औरत पे जुल्म कर रहा था। पागल इस हद तक था कि उसकी फैमिली ने, उसके बाप ने जो टैक्स पेयर्स मनी दबाई हुई है गवर्नमेंट गवर्नमेंट ओहदा रखने के बाद, उस टैक्स पेयर मनी पे ये अयाशी करता था और अपने आप को, सिस्टम को ख़रीदना जानता था। इस हद तक पागल था। बाकी हल्के फुल्के डोमेस्टिक इश्यूज़ के कपड़े क्यों नहीं निकाले, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, या वो हमसे रब्ता करे तो उस पर भी उसे मारे कि भाइयों से क्यों रब्ता कर रही हो, तुम्हारे भाइयों ने मुझे गिरफ़्तार कराया है, तुम्हारे भाई मेरे दुश्मन हैं। कभी कभी हमारे साथ नॉर्मल हो, कभी कभी हमारे साथ भी उसके झगड़े, कभी हमारे घर के आगे। हम लोग डिमांड भी ये कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हो जो हमारे अड़ोस पड़ोस से भी पूछे, जो उसके अड़ोस उस पे इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं, लेकिन उससे पहला मेरा सवाल, उस दिन क्या हुआ था जो जिस दिन मर्डर हुआ है, उस दिन का कुछ हमें उस तफसीलात, क्योंकि बैकग्राउंड तो आपने बता दिया कि ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये तो काफ़ी सालों से वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रही हैं आपकी सिस्टर। लेकिन ये उस दिन क्या हुआ कि फिर वो इतना हद तक मामला बढ़ गया कि मौत हो गई आपकी बहन की? उस दिन हुआ इस तरह था कि एक दिन पहले मेरी भाभी को सिस्टर ने फ़ोन किया और उसको कहा कि ये मुझसे लड़ रहा है, ऐसा ना हो मुझे मार दे, तो आप भाई को भेजें, वो मुझे ले जाए। भाई सरकारी नौकरी करता है आटो भान पे, उसे शाम हो गई थी, तो क्योंकि रूटीन में इनके झगड़े होते थे तो भाई ने कहा कि मियाँ बीवी का झगड़ा है, सुबह चला जाऊँगा। मैं अपने घर पे था, भाई अलग रहते हैं। तो सुबह को अराउंड 6:30 6:45 इस दौरान मुझे फ़ोन आया भाई का कि सिविल हॉस्पिटल से फ़ोन आया है कि सिस्टर की डेथ हो गई है, आप आके डेथ बॉडी उठा के ले जाएं। वो नंबर भी हमने एफआईआर में मेंशन किया है, वो वहाँ के किसी डॉक्टर का है। यहाँ से हम गए जब हम पहुँचे थे तो उस वक्त ये वहीं पे था। उसके बाद फिर इसे कस्टडी में पुलिस ने लिया। वो डॉक्टर थे एक जिन्होंने एक्टिव माइंड यूज़ करके इसे अरेस्ट करा दिया। तो वहाँ डेड बॉडी थी। डेड बॉडी पे टॉर्चर के निशान थे, आँखों पे ये जबड़ा टूटा हुआ था, गले पे बाकायदा निशान थे, बॉडी फुल स्वेल हो गई थी। जो लीगल प्रोसीजर है उस लीगल प्रोसीजर के मुताबिक हमने कदम उठाए। हालांकि आप इंटीरियर सिंध से हैं, आपको पता है कि इंटीरियर में खून का बदला खून होता है, कुरान शरीफ भी यही कहता है। लेकिन फिर भी हमने कानून पे यकीन रखा और इंसाफ की उम्मीद की। जो इस वक्त आज एफआईआर को तीसरा दिन 5वां दिन है, मुझे लग रहा है कि हमने गलत किया, क्योंकि इस वक्त तक मेरा कानून से यकीन उठ गया है। फिर भी हमने उस वक्त यही डिसाइड किया कि हम अगर ऐसा करें तो उस मर्डरर में और हम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। वी आर सिविलाइज्ड, हम लोग कानून पे, रियासत पे यकीन रखते हैं, रियासत से ही इंसाफ मांगेंगे। हमने पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम के बाद कस्टडी ली डेड बॉडी की, तदफीन की, उसके बाद गए पुलिस के पास एफआईआर कराने। तो जब वहाँ गए, पुलिस ने हमें पूरा दिन यही दिलासे देते रहे वो कि जी कोई मसला नहीं, आप आएँ, आप
कि एफआईआर भी होगी, जैसा आप लिखवाएंगे वैसा होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तदफीन के बाद जब शाम को हम पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ उनके रुख ही चेंज थे। वो इवन मतलब लेम एक्सक्यूज़ेस पे, छोटी छोटी बातों पे हमें टॉन्ट कर रहे थे। हमें इवन एक स्टेटमेंट एसएचओ की ये भी थी कि आप भले मुझे सस्पेंड करा दें लेकिन मैं एफआईआर नहीं करूँगा। उसके बाद नेचुरली मैं वापस आ गया। हमने राब्ता किया सिविल सोसाइटी के और वुमेन राइट्स के जो यहाँ पे हैदराबाद में कंसर्न लोग थे उनसे। रात को 2 बजे ही उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड दिया। रात को 2 बजे उन्होंने एसपी से बात की, डीआईजी से बात की और उन्होंने मुझे कहा कि आप थाने पे जाएं, एफआईआर आपकी हो रही है। रात को 2 सवा 2 बजे हम लोग दोबारा गए थाने पे तो वहाँ पे कोई नहीं था। 2 सिपाही खड़े थे। उन्होंने कहा कि एसएचओ साहब ऑफिशियल असाइनमेंट पे गए हुए तो वो पता नहीं कब आएंगे। हम लोग 2 बजे से बैठे रहे, 4 साढ़े 4 बजे तक बैठे रहे। फिर हम वापस आ गए। वापस आके हमने फिर मीडिया पे और सोशल मीडिया की मदद ली। वहाँ पे हमने ट्रेंड चलाए जस्टिस के कि हमें इंसाफ दीजिए। वहाँ पे लोगों ने हमें सपोर्ट किया। उसके बाद प्रेशर बिल्टअप हुआ, जिसके बाद हमारी एफआईआर हुई है। और एफआईआर के बाद फिर पोस्टमार्टम भी रिपोर्ट भी अब तक जो मैनिपुलेट नहीं हुई, हालांकि उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि ये एविडेंस पोस्टमार्टम है तो वो मैनिपुलेट करें। जो छोटी बच्ची है, मेरी बहन की बेटी, 8 साल उसकी एज है, उसका वर्जन पुलिस के सामने, क्राइम सीन भी उसने उन्हें विज़िट कराया था, उन्हें ब्रीफ किया, एएसपी सिटी को, एएसपी कैंट को। वहाँ पे उसका वर्जन ये है कि रात के टाइम 8 तक 8-9 तक उसने मेरी माँ से लड़ना शुरू किया है, मारना शुरू किया है। उसके बाद वो गिर गई थी, बेहोश हो गई थी। बेहोशी की हालत में उसने उसका गला दबाया और वो फौत हो गई है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि उनका मौक़िफ़ ये है, जो अक्यूज़्ड कह रहा है कि मैंने अपनी बीवी को मैंने धक्का दिया, वो स्लिप हो के वो उसके सर में चोट लगी, वो फौत हो गई। जबकि डेथ हुई है 3 बजे, हॉस्पिटल में डेड बॉडी आई है 5:45 पे। उसका घर हॉस्पिटल से रात के टाइम अगर 3 बजे या 2:30 बजे भी इंसिडेंट हुआ है या 2 बजे हुआ है, रात के टाइम अगर वो निकले तो 5 मिनट की ड्राइव पे है। 2 घंटे उसने डेड बॉडी को घर पे रखा है। उसके बाद उसने मैनेज करना शुरू किया कि मैं कोई रिपोर्ट मैनेज करूं या क्या। ये अल्लाह की तरफ से इंसाफ होना था जो फेजेस में अभी हो रहा है। अभी वो अक्यूज जो है वो अरेस्ट है, एफआईआर आपकी लॉन्च हो चुकी है। अब फिर अभी भी क्या आपको पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन पर रिजर्वेशंस हैं? किस तरह की रिजर्वेशंस ये हैं कि एक तो हमें ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, वो ट्रस्ट दिला रहे हैं, जो एएसपी सिटी हैं वो इंश्योर कर रही हैं, बट आई डोंट ट्रस्ट। हम अपनी बहन का खून किसी के जेब गरम करने की खुशी में नहीं बहा सकते। हमें ट्रस्ट नहीं है पुलिस पे। हमें ये भी है कि कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया है। हमें ये भी है कि इन्वेस्टिगेशन में अभी तो मीडिया पे मामला गर्म है, सोशल मीडिया पे है, लेकिन नेचुरली जस्टिस का प्रोसेस टाइम लेता है। इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ों को मैनेज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। उसके अलावा जो मेडिकल वाला मतलब हमारा मौक़िफ़, जो हमारा एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज है, उसके पॉइंट ही ये हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन, फेयर मेडिकल रिपोर्टिंग एंड फेयर ट्रायल। हम वो हक मांग रहे हैं जो पाकिस्तान का आइन हमें देता है। हम कोई अनड्यू फेवर नहीं मांग रहे। हम ये नहीं कह रहे कि अगर डेथ नेचुरल है तो आप उसको एक्सीडेंट बनाएं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मर्डर है तो आप उसको मैनेज करें। जो हकीकत है, जो मेरी बहन का फेट है, वो आप हमें बताएं। मतलब इंसाफ के तकाजे सारे जो लोग पूरे होने चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। इस वक्त हम मकतूला कुरतुलैन के जो फैमिली है उसके बाकी अफराद के साथ भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो इस वक्त उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। हमें बताइएगा कि क्या हुआ क्या था। आप ज़ाहिर है जब आपने उनकी शादी करवाई थी तो ज़ाहिर है हर माँ बाप के ये की ख्वाहिश भी होती है कि उनकी बच्ची जो है वो जिस घर में भी जाए वो खुश रहे, सुखी रहे। तो ये कब से उनकी आपको बताना शुरू किया होगा? ज़ाहिर है वो पहले अपनी माँ से ही उन्होंने शेयर किया, तो कब से उनको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू किया था उनके शौहर ने? मूंखे न ॿुधाईंदी हुई, छो जो मुंहिंजी दिलि जो मरीज़ आहे न। अच्छा। मूंखे न ॿुधाईंदी, भाइरनि खे ॿुधाईंदी, भेनरुनि खे ॿुधाईंदी, पंहिंजी भाभी हिकिड़ी सां घणी हूंदी अथसि उन्ही खे ॿुधाईंदी सॼो दिलि जो हाल त मूंखे मारे थो, कुटे थो।
मूंखे ईअं थो करे, मूंखे पेरनि में गोलियूं हलाईंसि, नंढड़ी पेट में हुअसि त पेरनि में हवाई फेर कयईंसि, गोलियूं हलाईं पिस्टल जूं। जिस वक्त हमारे साथ मकतूला की बेटी, जो उनकी बड़ी बेटी है, वो हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने उनके सामने ही वो सारा कुछ उन्होंने मंजर देखा जब इनके ही वालिद ने इनकी वालदा को तशद्दुद का निशाना बनाया। तो उनसे बातचीत करते हैं। तो बेटा बताएं, क्या देखा आपने, क्या हुआ था उस दिन? मम्मा को रात को वो ले गया खींच के और मम्मा को कमरे में बंद करके मम्मा से कुछ सवाल किए और मम्मा का ना नेक दबाया और ना मम्मा वो उसने म्यूज़िक भी चलाया और मम्मा को नेक पे दबाया ज़ोर से। और ना सुबह को ना मम्मा को पहले तो 2 आइस वाले बोतल्स पर दी और ना मम्मा को फिर शरबत होता है ना, तो वो डाला उसके ऊपर और जो बोतल्स थी ना खाली, उनसे मम्मा को बाड़ा जोर से। और मम्मा को स्पायर्ड वाली चावल होते हैं ना, राइस, वो वाले ना खिलाए। और ना मम्मा को फिर कमरे में लेके गया, मम्मा बेहोश थी पहले। और ना फिर मम्मा को कमरे में ना नेक दबाया फिर से और तब भी मम्मा गई दुनिया छोड़ के। और उस मम्मा की डेड बॉडी को ना ले गया बाल में और ना जो कि ब्लड वाले कपड़े थे वो ना मम्मा के उसने किचन में फेंक दिए। और जो उसके शलवार थी ना वो भी ब्लड वाली थी, वो ना भी ढूंढी पुलिस ने। और मम्मा की फ़ोन भी जिसमें क्लूज थे। पुलिस को कीजिए, हमें चाहिए इंसाफ मम्मा के लिए। जी, इस वक्त हमारे साथ मकतूला की भतीजी मौजूद हैं और इनके साथ उनके मैसेजेस कन्वर्सेशन भी हुई है कुछ अर्सा पहले, जिसमें उन्होंने इनको कहा था कि उनके शोहर जो हैं वो उनको कत्ल कर देंगे, उनको जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह की कन्वर्सेशंस थी और वही कन्वर्सेशन इन्होंने पुलिस को भी जमा करवाई है। तो बताएं, कब से आपको आपकी बुआ बताती थी कि उनके शोहर उनको इतना तशद्दुद करते हैं कि उनको शायद कत्ल कर दिया जाए? उनको ये जो मैसेजेस थे ये तो 1 साल पहले के थे, पर फिर भी वो जब भी आती थी हमारे घर तो मुझे बताती थी कि उमर ने मुझे ऐसे मारा है, उमर ने मुझे यहाँ मारा है। फ़ोटोज़ निकाल के हमें भेजती थी, रोती थी हमारे सामने। हम कहते थे बुआ तुम वापस नहीं जाओ, वो बंदा ऐसा साइको है कि वो तुम्हें मारने में देर भी नहीं करेगा। तो कहती थी नहीं फ़िज़ा, एक दिन तो आएगा ना, मुझे अल्लाह देख रहा है, मेरे सब्र को देख रहा है, एक दिन तो आएगा जब वो सुधर जाएगा। वो मुझे ब्लैकमेल करता है कि मैं बच्चे ले लूँगा। हम कहते थे बुआ बच्चे पल जाएंगे, चाचू वाले हैं, दादा है, पल जाएंगे बच्चे। कहती थी नहीं वो बच्चे ले लेगा मुझसे, वो मुझे ब्लैकमेल करता है कि मैं बच्चे ले लूँगा तुमसे। तुम क्या करोगी एक औरत, तुम्हारे भाई वाले क्या करेंगे, और मैं तुमसे ले लूँगा। रोती थी हमारे सामने, बस हमारे पास कुछ होता ही नहीं था। वो कहती थी बस दुआ करो, तुम दुआ करो, ये एक दिन सुधर जाएगा, इंशाल्लाह ये सुधर जाएगा। उम्रा भी करवाया था बुआ ने इसी उम्मीद के साथ कि शायद वहाँ से वापस आए तो ये सुधर जाए, पर वो नहीं सुधरा कभी भी। हम वहाँ होते थे, मैं बुआ के साथ रहती थी वहाँ, वो ड्रिंक करता था छोटी छोटी बातों पर। इस सालन में नमक क्यों ज़्यादा है, तुमने मुझे पानी क्यों नहीं दिया, मैं सो गया था तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। और फिर आता था, मारता था, हमारे सामने मारता था, फिर चला जाता था, थोड़ी देर जाके ड्रिंक करता था, फिर आता था, फिर मारता था। फिर हम पैकिंग करते थे, भाग जाते थे वहाँ से। 9-8 साल जब से शादी हुई है ये हमेशा यही करता था। और फिर आता था कि चलो मेरे साथ वापस चलो, मेरे साथ वापस चलो, धमकियाँ देता था कि मैं ले जाऊँगा बच्चे तुमसे, मैं किडनैप करवा लूँगा, कस्टडी ले लूँगा। फिर वो चली जाती थी मजबूर होकर। जिस वक्त हमारे साथ मकतूला की एक और भतीजी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जो बताइएगा कि ईद का दिन गुजर गया, इस ईद पे वैसे तो आप हमेशा वो आपके साथ रही होंगी, माजी में जितनी भी ईदें गुजरी होंगी, तो कैसी गुजरी है आपकी उनके बगैर ईद? और फिर उन बच्चों को जो अब यतीम हो चुके हैं तो उनकी वो ज़ाहिर है ईद की तैयारियाँ भी हुई होंगी, तो ये पूरा थोड़ा बताइएगा कि क्या मंज़र था वो? जी, ईदें तो हमेशा होती हैं,
वो हमारे घर भी आती थी। लास्ट ईद पे मुझे याद है कि वो आई थी, उन्होंने गोल्ड बनवाया था, अपना ही गोल्ड देके उन्होंने अपनी बेटी का सेट बनवाया और फिर अपने लिए कुछ बैंगल्स बनवाए थे। मुझे दिखा रही थी कि मेरे पास ये चीज़ें हैं और मैं ये बनवाऊंगी। फिर इस ईद पे वो नहीं है हमारे साथ, हमें उसकी कमी बहुत महसूस हो रही है। हमने तो ये ईद भी नहीं की, हम इन बच्चों को देख भी नहीं सकते। उन्होंने इतनी शॉपिंग की थी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए बच्चों के कपड़े सिलवाए और वो शख्स कह रहा था कि मैं सैंडल्स नहीं लेके दूंगा, कपड़े सिलवाएं तुम्हारी मर्ज़ी। वो जो चीज़ लेती थी बच्चों के लिए तो वो कहता था कि तुम लोकल चीज़ें लेती हो। आखिर एक माँ कुछ ऐसा कर सकती है? वो हमेशा ऐसी हरकतें करता था और कहता था कि तुम ऐसी हो, जाहिल हो। आपको लगता है कि हम ऐसी जाहिल फैमिली से बिलोंग करते हैं? आप इनकी बेटी को देखें, वो कैसे बात कर रही है। हम सारे पढ़ी लिखी फैमिली से हैं। लोग कह रहे हैं कि इनके माँ बाप ने एक्शन नहीं उठाया। कैसे एक्शन नहीं उठाया? उसको 1-2 बार पुलिस को भी दिया, वो 20 मिनटों में बाहर निकल आता था। हमेशा वो ऐसा ही करता था। लोग मतलब बेटी होती है ना, तो उसको माँ बाप भले समझाएं ना समझाएं कि भाई तुम्हें इसी घर में रहना है, लेकिन मुआशरा यही सिखाता है। हमारा दीन भी कहता है कि तलाक से 2 ख़ानदान टूट जाते हैं और मुआशरा कहता है कि माँ बाप की इज़्ज़त। कहावत है ना कि भाई मेका भी तुम्हारा है, उनके साथ भी अच्छे रहो और ससुराल के साथ भी। तो उन्होंने दोनों से निभाई, मगर उनको क्या सिला मिला? 10 साल उन्होंने सब्र किया इसी उम्मीद पर कि अल्लाह मुझे आखिर तो मेरा शोहर सुधारेगा, उसको सही करेगा। वो हमेशा यही कहती थी कि दुआ करो मेरे लिए, दुआ करो, मगर उसके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। आखिर में उसको ये सज़ा दी गई कि उसको कत्ल कर दिया। ऐसी नाइंसाफ़ी हमेशा ऐसा करता था वो। हमारी अपील है इमरान खान से कि उसको इंसाफ मिले, उसके शौहर को फांसी दी जाए। जैसे उसको तड़पाया है वैसे ही वो भी तड़पे और अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं और ये ना कहें, मुआशरा, माँ बाप नहीं कहते, मुआशरा कहता है कि तुम बेटी हो, तुम्हें घर बनाना है। नहीं, ये नहीं सिखाएं, तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं, तुम्हें आना है अपने घर। कुछ भी जुल्म होता है आ जाओ वापस। एक लड़का दुनिया में मतलब निकाह है, मगर जब बर्दाश्त से बाहर आ जाए, दीन भी कहता है कि छोड़ दो, नहीं रहो उसके साथ। मेहरबानी करके अपनी बेटियों को सिखाएं। आज हम हैं, कल आप होंगे। हमारी आप सबसे अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए, अपनी बेटियों को समझाएं और उनको आज़ादी दें, उनको पढ़ाएं लिखाएं। हमारी भी पढ़ी लिखी थी, कोई जाहिल नहीं थी वो। जी, इस वक्त हमारे साथ ASP सिटी हैदराबाद अलीना राजपर साहिबा मौजूद हैं। उनसे हम इस केस के हवाले से मालूमात लेंगे कि इस वक्त इनकी जो तहकीकात है वो कहाँ पर पहुँची हैं और जो उन फैमिली की जो रिजर्वेशंस हैं तो उन पर भी बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हमें बताइएगा कि जो कुर्रतुल ऐन मर्डर केस है, तो इस वक्त चलें अभी के अर्ली स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन इस वक्त तक इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? FIR जैसे कि आपने मेंशन किया कि FIR दर्ज हो चुकी है इस केस की, और प्रिलिमिनरी जो भी प्रोसीडिंग्स थी बिफ़ोर इवन रजिस्ट्रेशन द FIR, जब भी हमारे पास कोई एक्सीडेंटल डेथ आती है तो पोस्टमार्टम हो चुका है। केमिकल सैंपल्स फ्रॉम द बॉडी हैव बिन कलेक्टेड और सैटरडे संडे होने की वजह से वो कराची नहीं भेज पाए। कल मंडे है तो कल ये भेजे जाएंगे। जाए वाक़े पे सरज़मीन पे भी हम लोग गए हैं और वहाँ से भी जो भी हमें एविडेंस मिले हैं वो हमने कलेक्ट किए हैं। उनमें से एविडेंस को हमने सील कर लिया है एंड इवन टुमारो वो सारा एविडेंस भी केमिकल एग्जामिनेशन के लिए कराची भेजा जाएगा। इनिशियल अक्यूज़ हमारे पास कस्टडी में है। 5 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड हमें मिला है, जिसमें हम उनसे डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट वेरीफाई करते जा रहे हैं। और जो अक्यूज़ड जो डिसीज़्ड की बेटी है बड़ी रामीन, उसने भी कुछ चीज़ों हमें आइडेंटिफाई की, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन पे, निशानदेही पे भी जो भी एविडेंस हमें प्लेस ऑफ ऑफेंस से मिले हैं तो वो हमने कलेक्ट किए हैं। अच्छा, इस हवाले से एक और चीज़ ये कि अभी आपका कोई स्टेटमेंट हुआ है 161 का अक्यूज़ड का, तो उसका क्या मौक़िफ़ है, क्या बयान है उसका? अक्यूज़ से 161 स्टेटमेंट्स और बाकी चीज़ें की गई हैं। सम थिंग्स दैट आई वुड नॉट वांट टू रिवील ऑन द कैमरा, लेकिन ही इज़ एक्सेप्टिंग दैट द इंसिडेंट हैज़ हैपेंड
और कौन से इंसिडेंट में मतलब अब किस हद तक क्या चीज़ है वो आई वुड नॉट वांट टू रिवील, इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन डेफिनेटली स्टेटमेंट्स हुए एंड ही इज़ एक्सेप्टिंग दैट द इंसिडेंट हैज़ हैपेंड एंड घर पे वो उनकी बीवी और बच्चे ही मौजूद थे, बाकी बाहर से कोई थर्ड पर्सन नहीं आया जिसने इंसिडेंट किया है। जो मर्द घर में सिर्फ वो मौजूद थे, उनका कोई और फैमिली मेम्बर नहीं था, न लड़की की तरफ से कोई था। तो ये बात मान है जिससे ज़ाहिर होता है कि जो इंसिडेंट हुआ है ये उनसे ही हुआ है, क्योंकि घर में मौजूदगी सिर्फ उनकी बीवी, बच्चे और वो ख़ुद थे बस। अच्छा, इस हवाले से मेरी बातचीत हुई है जो उनके फैमिली मेम्बरान से मकतूला के, तो वो रिजर्वेशन से हैं उनकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर, पुलिस के बिहेवियर पर। तो क्या इस तरह की मामलात हैं कि जिसकी वजह से इतना जल्दी उनकी फैमिली को ये रिजर्वेशन हैं और उन्होंने अदम एतमाद ज़ाहिर कर दिया है पुलिस पर? आई फेल टू अंडरस्टैंड कि रिजर्वेशंस क्यों हैं। मे बी कॉमन परसेप्शन है जिसको ही वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन द इन्वेस्टिगेशन वुड बी प्योरली हेल्ड ऑन मेरिट। हमने जैसे FIR दर्ज की है, हमने अक्यूज़ को अरेस्ट किया है, सारी चीज़ें जो इवन हम लोग जब चाहे सरज़मीन पे और वाक़ई की जगह पे गए हैं तो फैमिली मेम्बर्स भी हमारे साथ हैं, हमने उनको दिखा के एविडेंस भी उठाए, क्योंकि रामीन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसने हमें बताया कि जो उनकी वालदा के क्लोथ्स थे, कुछ चीज़ें उन्होंने आइडेंटिफाई की, हमने कलेक्ट भी की हैं। द पुलिस इज़ इंश्योरिंग कि एज़ पर लॉ सारी चीज़ें हो और मेरिट इंश्योर हो। केस की सुपरविजन अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख मुझे दी गई है। तो आई मी एंड अलॉन्ग विद द एंटायर टीम आर मेकिंग श्योर दैट द जस्टिस प्रिवेल्स और बिल्कुल मेरिट पे केस होगा। टू द फैमिली आई वुड से कि वो बिल्कुल परेशान ना हो। गलत हुआ है, वी आर रियलाइजिंग कि बहुत गलत हुआ है, नाहक हुआ है, और हम इंश्योर करेंगे जो कि जिसने भी द परपेट्रेटर शैल बी पनिश्ड। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि जो इस केस के हवाले से हम देखेंगे, इस वक्त तक जो प्राइम विटनेस है वो रामीन, ये 7-8 साल की बच्ची है। तो कानूनी तौर पर वो जो बच्ची की जो स्टेटमेंट होगी तो उसका क्या स्टेटस होगा कि वही जो मैच्योर इंसान होता है उसके बराबर होती है? क्या इसका थोड़ा आप कानूनी तौर पर बताएगा कि वो 7 साल की बच्ची की स्टेटमेंट को किस तरह उसको कानूनी कितना उसका स्टेटस होता है? बच्चे की स्टेटमेंट, विटनेस की जो स्टेटमेंट होती है, कोई एज ब्रैकेट उसके लिए नहीं है, लेकिन फॉर स्टेटमेंट ऑफ किड्स कानून शहादत में लिखा गया है कि रूल ऑफ क्वेश्चन होता है कि इट शैल बी टेकन विद द रूल ऑफ क्वेश्चन, कि वॉट एवर द स्टेटमेंट इज बिकम्स पार्ट ऑफ अ केस फाइल। तो उसमें रूल ऑफ क्वेश्चन होता है। शी इज़ अ प्राइम विटनेस, इट्स इम्पॉर्टेंट उसकी स्टेटमेंट, वो बच्ची है, हमें ये भी देखना होगा कि वी वुड नॉट वांट टू पुट हर थ्रू अ ट्रॉमा अगेन ऑफ गोइंग टू अ जज, बट देन अगेन शी इज़ एन इम्पॉर्टेंट विटनेस, सो वी वुड ऑल्सो मेक श्योर कि उसकी स्टेटमेंट्स को हम इंक्लूड करें और मेक श्योर करें कि उसकी आइडेंटिफिकेशन पे जो भी चीज़ें हमें मिले तो वो हम केस में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी जो रिजर्वेशंस के हवाले से मैं बात करूँ, मुद्दई जो है पार्टी, वो ये कह रहे हैं कि क्राइम सीन को मैनिपुलेट किया गया है। तो उस हवाले से क्या आपके पास हैं इतलात हैं या वाकई इस तरह की चीज़ें हुई हैं? नहीं, क्राइम सीन हैज़ नॉट बीन मैनिपुलेटेड। क्राइम सीन पे जब हम गए तो वो हमारे साथ थे। क्राइम सीन में ऐसी कोई भी मैनिपुलेशन हमें नहीं मिली है। इवन व्हेन वी विजिटेड द क्राइम सीन वो हमारे साथ मौजूद थे। जो विक्टिम हैं उनके भाई हमारे साथ मौजूद थे, उनकी बहन हमारे साथ मौजूद थी, छोटी बच्ची रामीन हमारे साथ थी। सो वी वर विद देम एंड इवन व्हेन वी वर लीविंग तो हमने उनसे पूछा था कि कोई ऐसी चीज़ जो आप हमें आइडेंटिफाई कराना चाहें, कोई, बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमन, कि कोई ऐसी चीज़ जो आप निशानदेही कराएं जो हमसे मिस हो गई हो। सो दे वर सेटिस्फाइड एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड मैंने उनको भी यही कहा कि आप परेशान ना हो, इन केस ऑफ एनी इशू यू कम टू मी डायरेक्टली। हम लोग बैठे हैं, जो भी मदद जिस तरह से आप कहेंगे हम आपके लिए अवेलेबल हैं। सो द क्राइम सीन हैज़ नॉट बीन मैनिपुलेटेड। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि जब डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात करते हैं, पूरे सिंध में तकरीबन आए दिन हर रोज़ ये ऐसी चीज़ें रिपोर्ट होती हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते। तो लेकिन ये कि इस हवाले से हम बात करें तो ये कुरतुल ऐन का मामला पहले भी पुलिस के पास रिपोर्ट होता रहा है कि उनके हस्बैंड उनको टॉर्चर करते रहे। तो फिर क्या वजह थी कि हर बार उनको गिरफ़्तार भी किया जाता था लेकिन फिर उसको छोड़ दिया जाता था? तो उस वक्त भी पुलिस अगर चाहती तो जब उसके पास एक नहीं 2-3 बार उसका डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट हुआ है, तो अगर वहीं उसको किया जाता, उसको सज़ा दी जाती, तो शायद आज ये नौबत ना आती। आई एम नॉट अवेयर ऑफ़ इट, आई अपोलोजाइज़, आई एम नॉट अवेयर ऑफ़ इट कि ये पहले कभी रिपोर्ट हुआ हो। मे भी हुआ हो, मेरी इन्फॉर्मेशन में ये बात नहीं है। मैं वेरीफाई करूँगी कि अगर ये हुआ था तो पहले एक्शन क्यों नहीं हुआ था, ओनली देन आई कैन कमेंट। ये मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है इस वक्त। चलिए, आखिर में मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि कितने हम यकीन रखें, हम या वो जो विक्टिम फैमिली है, कि पुलिस इस केस को मैनिपुलेट नहीं करेगी
उनकी रिजर्वेशंस ठीक हैं जो भी हैं, लेकिन पुलिस जिस तरह की रिवायती उन पर चीज़ें होती हैं वो उससे हटकर काम करेगी। तो आपके पास वो कौन सी चीज़ है जिस पर आप श्योरिटी दें, जिस पर आप कॉन्फिडेंस दें उस फैमिली को कि उनके साथ इंसाफ होगा? कोई चीज़ की श्योरिटी तो मैं नहीं दे सकती इस वक्त, बट मैं ये श्योरिटी आपको दे सकती हूँ कि वी विल मेक श्योर कि द इन्वेस्टिगेशन इज़ डन ऑन मेरिट, एब्सोल्यूट मेरिट। और जो कुर्रतुल-ऐन के साथ हुआ है, हम चाहेंगे कि इसमें इस तरह की लैंडमार्क जजमेंट आए ताकि कोई और कुर्रतुल-ऐन हमारे सोसाइटी में ना बने। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने कुर्रतुल-ऐन कत्ल केस के हवाले से जो जितनी चीज़ें हैं वो हम आपके सामने लेकर आए, उन पर हमने बात की, उनकी फैमिली से बातचीत की, उनकी जो रिजर्वेशंस थी या उनके जो एहसासात थे, जो उनके ज़ाहिर है इस वक्त वो दुख की घड़ी में हैं, ईद के दिन हैं, लेकिन ईद के दिन में वो उन खुशियों से बहुत दूर हैं और उनको एक नया दुख मिला है। और ज़ाहिर है वो तो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ थे, उस दौरान उनको एक इतना बड़ा सानिया उनके घर में हो गया और उनके एक जो खातून है उनको कुर्रतुल-ऐन उनको उसके शोहर ने ही मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। तो इस पर हमने आज के प्रोग्राम में आपके सामने ये चीज़ें रखी और आखिर में हमने पुलिस के हवाले से, क्योंकि मकतूला की फैमिली बार बार रिजर्वेशंस ज़ाहिर कर रही थी कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे, तो हमने यहाँ पर पुलिस से बात की। ASP अलीना राजपर साहिबा ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ रखा, जिस तरह आखिर में उन्होंने कहा कि आप सब लोग जो हैं वो उम्मीद रखें कि इस मामले में पुलिस अपना बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करेगी और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये इसमें पुलिस जो है वो पॉजिटिव रोल अपना अदा करे, क्योंकि एक मर्डर हुआ है, एक औरत को कत्ल कर दिया गया है, तो उसको और उसकी फैमिली को ज़ाहिर है इंसाफ मिलना उसका हक बनता है। लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास जिस तरह का पुलिसिंग सिस्टम है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वो जो अक्यूज़्ड हैं वो एक बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े वो मालदार हैं, तो हमारे पास कानून जो है वो हमेशा पैसों से ख़रीदा जाता है। पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि वहाँ पर कानून बिकता है। तो हम इसमें उम्मीद करेंगे कि इस बार जो है वो कानून वो उन सिक्कों की खनखनाहट से झूमेगा नहीं, बल्कि उस मकतूला के साथ खड़ा होगा। और अगर उसने मर्डर किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और शायद मैं समझता हूँ कि जिस तरह उसकी वालदा आज हमारे सामने रो रही थी या उसकी फैमिली के जितने बाकी फैमिली मेम्बरान रो रहे थे, तो अब उनकी बेटी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन अगर उस मुजरिम को सज़ा मिल जाती है तो मेरे ख़्याल में ये भी उनके लिए एक ज़ख्मों पर मरहम रखने के बराबर होगा। और हम उम्मीद ही कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।